नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा बायोग्राफीज़ का सेक्शन है जिसमें हर हफ्ते मैं आपके सामने लेके आता हूं विश्व के प्रसिद्ध महापुरुषों की जीवनियाँ। दोस्तों, आज है 5 मई और आज विश्व प्रसिद्ध साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स का जन्मदिवस है। तो आज हम कार्ल मार्क्स के ही जीवन की बात करेंगे और लेक्चर के अंत में मैं आपको साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में क्या अंतर है उसको भी बताऊंगा। दोस्तों, मार्क्स का जीवन शुरू होता है, जन्म होता है इनका 5 मई 1818 को हेनरिक मार्क्स और हेनरिक प्रेसबर्ग के यहाँ। इनका जन्म जो हुआ है वो जर्मनी की एक रियासत थी प्रशा, वहाँ का लोअर राइन प्रांत था, वहाँ पर ट्रायर नाम के शहर में हुआ था। इनके पिता एक सफल वकील थे। कांट और वोल्टेयर, कांट का नीति शास्त्र बहुत फेमस है और वोल्टेयर एक बड़े दार्शनिक थे। तो उनके विचारों का प्रभाव, ये लोग जो हैं नए मानवतावादी और नए समाजवादियों में आते हैं, कांट और वोल्टेयर, जिन्होंने उस समय मानवतावाद यानी ह्यूमैनिज्म को आगे रख के अपने विचार प्रतिपादित किए। ये उस समय के यूरोप के लिए एक नया विचार था, मानवतावाद या समाजवाद, और इनके पिता जो हैं इनके विचारों से प्रभावित भी थे। हालांकि कार्ल मार्क्स के माता पिता यहूदी थे, परंतु 35 वर्ष की आयु में इनके पिताजी जो हैं वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। कार्ल मार्क्स जीवन भर अपने जो भी इन्होंने लिटरेचर लिखा उसमें इन्होंने स्वयं को नास्तिक बताया है। शुरुआत में कार्ल मार्क्स अपने पिता द्वारा घर पर ही शिक्षित किए गए। फिर हाई स्कूल में इन्होंने ट्रायर के हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उसके स्कूल के हेडमास्टर ह्यूगो विटेनबैच इनके पिता के अच्छे दोस्त थे और वे भी उदारवादी और मानवतावादी विचारधारा से प्रभावित थे और इस प्रकार का साहित्य अपनी स्कूल में रखा भी करते थे और बच्चों को पढ़ने के लिए भी देते थे। ये बात जब स्थानीय रूढ़िवादी सरकार को पता चली तो उन्होंने स्कूल पर छापा मारा और ये जो उदारवादी मानवतावादी साहित्य जो कि उस समय की सरकारें अपनी सरकारों के लिए खतरा समझती थी, उसे जब्त करके नष्ट कर दिया गया और विटेनबिच को भी दंडित किया गया और पुलिस ने बुरी तरह से उन्हें पीटा। इस घटना का कार्ल मार्क्स के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उनके दिमाग में एक ही बात आई कि जब हम कहते हैं कि हमें समानता और स्वतंत्रता के अधिकार हैं, तो क्या हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के भी स्वतंत्रता नहीं रखते हैं? क्या अब ये भी हमारे विचारों के ऊपर भी जो है स्टेट या राज्य जो है वो पाबंदियां लगाएगा? जीवन भर कार्ल मार्क्स जो है अपने विचारों को लिखते रहे। जीवन भर सरकारें उन्हें उनके विचारों से इतना भय खाती थी कि वो अपने देश से उन्हें निष्कासित कर देती थी। तो कार्ल मार्क्स जो है 1835 में 17 साल की उम्र में दर्शन और साहित्य का अध्ययन करने के लिए बॉन यूनिवर्सिटी में गए, परंतु इनके पिता चाहते थे कि ये कानून की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दें। बॉन विश्वविद्यालय में रहते हुए मार्क्स जो है वहाँ के पोइट्स क्लब में शामिल हुए। इस क्लब के अंदर जो अन्य सदस्य थे वे भी प्रगतिशील मानवतावादी और उदारवादी विचारों से प्रभावित थे। इस वजह से लगातार इस पोएट्स क्लब की झड़प जो है स्थानीय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन से होती रहती थी और मार्क्स भी अब इन प्रदर्शनों का हिस्सा बन गए थे। इस वजह से मार्क्स भी कई सारे गंभीर विवादों के अंदर फंस गए थे। इस वजह से कार्ल मार्क्स के जो ग्रेड्स थे वो खराब होते चले गए और बॉन विश्वविद्यालय से निकालकर इन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय में डालना पड़ा। बर्लिन विश्वविद्यालय से निकलकर ये जेना विश्वविद्यालय में गए और वहाँ से इन्होंने पीएचडी करी, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। और क्योंकि इनकी छवि एक कट्टरपंथी की थी, क्योंकि उस समय सरकार की जो विचारधारा है उसके अगेंस्ट जाने वाले को कट्टरपंथी कहा जाता था, इस वजह से इन्हें किसी भी बड़े कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति नहीं मिली। इस वजह से इन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1842 में ये कॉलोन में एक उदार समाचार पत्र राइनेशे ज़ेताउंग के संपादक बने। इसके ठीक 1 साल बाद, क्योंकि ये भी अभी जैसा हमने कहा कि एक उदारवादी समाचार पत्र था, इस वजह से सरकार ने इसका भी एक दमनकारी तरीके से अंत कर दिया। मार्क्स ने भी पत्रकार के रूप में इस अखबार से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद इनके जीवन में एक स्त्री आती हैं जेनी वॉन वेस्टफैलन, जो अंत तक इनके साथ रही। इससे इन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद वे पेरिस चले गए।
पेरिस देखिए उस समय यूरोप की राजनीति का दिल था। तरह तरह के राजनीतिक विचारक और विचारधाराओं को मानने वाले लोग पेरिस में आकर मिलते थे। यहाँ पर अर्नोल्ड रूगे के साथ मार्क्स ने एक राजनीतिक पत्रिका की स्थापना करी जिसका नाम रखा जर्मन फ्रेंच एनाल्स। इसी पत्रिका में एक योगदानकर्ता के रूप में एक व्यक्ति इन्हें मिले, फ्रेडरिक एंगेल्स, जो आजीवन इनके दोस्त बनकर रहे। मार्क्स और एंगेल्स ने साथ में को प्रोड्यूस किया, को राइट किया, अपनी जो साम्यवाद की थ्योरी लिखी, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, इसमें फ्रेडरिक एंगेल्स इनके साथ थे। मार्क्स की मृत्यु के बाद जो मार्क्स का लिखा हुआ साहित्य जो कभी प्रकाशित नहीं हुआ था वो भी फ्रेडरिक एंगेल्स ने ही प्रकाशित करवाया। तो एंगेल्स के पहले सहयोग का परिणाम था कि मार्क्स और एंगेल्स ने द होली फैमिली नामक एक पत्र जारी किया। उस वर्ष के बाद में मार्क्स और कट्टरपंथी समाचार पत्र वॉरफेट के लिए लिखते समय मार्क्स को फ्रांस से भी निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वो बेल्जियम चले गए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में रहते हुए उन्होंने द जर्मन आइडियोलॉजी लिखी। पहली बार उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद पर अपना सिद्धांत विकसित किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि विश्व के अंदर जितने भी आज तक संघर्ष हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उन सब का कारण पैसा था, अर्थ था। हाँ, अगर आप कहेंगे कि किसी को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, किसी को धर्म का विस्तार करना था, वो सब सेकेंडरी बातें हैं, पर सारा के सारा जो युद्ध रचा गया है आज तक वो सिर्फ और सिर्फ लूटपाट के लिए, धन के लूटपाट के लिए रचा गया। पर इनका ये जो लिटरेचर था उसे प्रकाशक नहीं मिल पाया और इनकी मृत्यु के बाद जो है इसे प्रकाशित किया गया। 1846 की शुरुआत में मार्क्स ने यूरोप भर के समाजवादियों को जोड़ने के प्रयास में एक कम्युनिस्ट पत्राचार समिति की स्थापना करी। उनके विचारों से प्रेरित होकर इंग्लैंड में समाजवादियों ने एक सम्मेलन आयोजित किया और कम्युनिस्ट लीग का गठन किया। देखो, समाजवाद और साम्यवाद में मैं आपको थोड़ा फ़र्क समझा देता हूँ। कार्ल मार्क्स साम्यवाद के जनक कहलाते हैं, जबकि यहाँ पर कई जगहों पर आपको समाजवाद शब्द मिलेगा। देखिए, समाजवाद जो है वो साम्यवाद से थोड़ा कम कट्टर है। समाजवाद कहता है कि किसी भी राज्य के अंदर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों साथ में रह सकते हैं, पर साम्यवाद कहता है कि जहाँ पर साम्यवाद होगा वहाँ पूंजीवाद का कोई स्थान नहीं है। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद में क्या फ़र्क है मैं आपको इस लेक्चर के एंड में थोड़ा और क्लियर करके बताऊंगा। अभी हम मार्क्स का जीवन परिचय कंप्लीट कर लेते हैं। 1847 में लंदन में एक केंद्रीय समिति की बैठक में संगठन ने मार्क्स और एंगेल्स को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने के लिए कहा। ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है आज भी विश्व में जहाँ कहीं पर भी साम्यवादी पार्टियों की, साम्यवादी विचारधारा की पार्टियों की या कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना होती है, ये उनका मूल विचार होता है या मूल संविधान होता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ और इसके तुरंत बाद इन्हें बेल्जियम से भी निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद ये लंदन चले गए। हालांकि ब्रिटेन ने उन्हें नागरिकता नहीं दी और अपनी मृत्यु तक ये लंदन में ही रहे। लंदन में रहते हुए इन्होंने जर्मन वर्कर्स एजुकेशन सोसाइटी की मदद की, साथ ही साथ कम्युनिस्ट लीग के लिए एक नया मुख्यालय भी बनाया। उन्होंने एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करना जारी रखा। 1852 से 1862 तक उन्होंने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के एक संवाददाता के रूप में 10 साल कार्य किया। 1867 में उनकी चर्चित कृति, जो आज तक विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है, दास कैपिटल का पहला खंड प्रकाशित किया। उनका शेष जीवन इस दास कैपिटल की पांडुलिपियाँ लिखने में ही गुजर गया। वो कभी अपने जीते जी इसे प्रकाशित नहीं कर पाए। इनके इस दास कैपिटल के शेष 2 खंड जो हैं, इनके मरणोपरांत इनके मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा प्रकाशित किए गए। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1883 को लंदन में हो गई थी। इनकी मूल जो कब्र बनाई गई उसमें सिर्फ एक पत्थर था, क्योंकि उस समय तक कार्ल मार्क्स जो हैं उनके जो समर्थक थे या उनकी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग थे बहुत सीमित थे। परंतु जैसे जैसे कार्ल मार्क्स के विचार फैलते गए वैसे वैसे उनके फॉलोअर्स का दायरा भी बढ़ता गया और बाद में ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कार्ल मार्क्स की कब्र पर एक बड़ा मकबरा बनाया और वहाँ पर एक पत्थर लगवाकर उन्होंने लिखवाया द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सभी भूमि के कार्यकर्ता यहाँ आज एकजुट होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कार्ल मार्क्स की जीवनी। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर साम्यवाद के लिए लोगों को जोड़ा और विश्व के अंदर एक नई विचारधारा पैदा कर दी।
दोस्तों आइए थोड़ा जानते हैं कि मार्क्स का साम्यवाद कहता क्या था। पहले आप एक एक लाइन में समझिए कि पूंजीवाद और समाजवाद और साम्यवाद में अंतर कहाँ पे है। देखिए, पूंजीवाद ये कहता है कि किसी भी स्थान के भौतिक संसाधन जो हैं वो किसी एक आदमी के नेतृत्व में केंद्रित रहेंगे या निजी व्यक्तियों के पास में रहेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी स्थान के भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों के हाथों में होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं किसी स्थान के भौतिक संसाधन, जैसे भौतिक संसाधन हो सकते हैं कृषि से उत्पादित किया हुआ अनाज, मजदूरों द्वारा बनाया गया सामान या प्रकृति से प्राप्त चीज़ें, लकड़ियाँ या खनिज वगैरह वगैरह, ये सब निजी लोगों के हाथ में है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता है, क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि उनके पास पावर है। तो पूंजीवाद इसको सही भी मानता है। पूंजीवाद कहता है कि भाई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने धंधा सेटअप किया है, उद्योग लगाया है, उसने रिस्क भी तो लिया है। कोई भी व्यक्ति अगर उत्पाद बनाएगा तो उत्पाद बिकेगा या नहीं बिकेगा बाद में निर्भर करता है, परंतु साथ में जो मजदूर जुड़े हैं उन मजदूरों को तो आज पैसा देना पड़ेगा। साथ ही साथ आज किसी व्यक्ति ने अगर तलवार उठाई तो उसने भी मेहनत करी है, उसने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए मेहनत करी है, इसलिए प्रॉफिट पर भी उसी का अधिकार होगा। हालांकि पूंजीवाद कभी इस बात को नहीं समझा पाता है कि राजतंत्र किस प्रकार से, राजतंत्र को आप किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे, जबकि राजतंत्र में तो जो राजा का बेटा है वो राजा बनेगा। ऐसे में तो कभी सामान्य व्यक्ति जो योग्य होते हुए भी इस पद पर कभी पहुंच नहीं पाएगा। पूंजीवाद इस बारे में कुछ नहीं कहता है। पूंजीवाद ज़्यादातर जो इतनी थ्योरी चलाता है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था के चारों ओर चलाता है। पूंजीवाद को एक लाइन में अगर हम खत्म करें कि समाज के अंदर जितने भी संसाधन हैं, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, वो सब निजी हाथों में होते हैं, प्राइवेट में होते हैं। फिर समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है कि देखो भाई, समाज के अंदर जितने भी भौतिक मानवीय संसाधन हैं उन पर सभी का बराबर का हक होगा, सिर्फ निजी मालिक नहीं होंगे। और आपके उत्पादन से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी आप उससे लाभ कमाएंगे, वो उस संस्था में काम करने वाले सभी व्यक्तियों में बराबर बटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी ने बराबर काम किया। अगर किसी ने रिस्क लिया है पूंजी लगाने का, तो फिर मजदूरों और किसानों ने भी तो उसमें अपने हाथों से मेहनत करी है। तो अब जब मेहनत का रिवॉर्ड देने का टाइम आया तो आप पीछे क्यों भागते हो? समाजवाद पूंजीवाद का विरोध नहीं करता है, वो कहता है कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों साथ साथ चल सकते हैं। फिर आता है साम्यवाद। साम्यवाद कहता है कि किसी भी राज्य के अंदर एक सरकार की स्थापना की जाए और राज्य के जितने भी उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों को सरकार चलाएगी, और जितने भी इस उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको सरकार तनख्वाह देगी, और जितने भी प्रॉफिट हैं वो सब सरकार के खाते में जाएंगे। यानी कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे उद्योग धंधे किसके पास केंद्रित रहेंगे? सरकार के पास केंद्रित रहेंगे। समाजवाद पूंजीवाद का विरोध नहीं करता है, पर साम्यवाद पूंजीवाद के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता है। यही साम्यवाद की कल्पना सबसे पहले लेके आए थे मार्क्स। समाजवाद तो चल ही रहा था, जिसके अंदर लिबरलिज्म की बात हो रही थी, उदारवाद की बात हो रही थी, पर साम्यवाद ये कह देता है कि पूंजीवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर अपने लेखों में मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात करी है। साम्यवाद कहता है कि समाज के अंदर वर्ग संघर्ष लगातार होता रहा है, जिसके अंतर्गत दो ही वर्ग हैं, या तो सर्वहारा वर्ग है या बर्जुआ वर्ग है। बर्जुआ वर्ग से उनका तात्पर्य था समाज के जो उच्च वर्ग हैं, कुलीन वर्ग हैं, राजा रजवाड़े सामंत वगैरह, और सर्वहारा वर्ग से उनका तात्पर्य था किसान और मजदूर। उनका कहना था कि ये जितना भी सर्वहारा वर्ग है वो लगभग जनसंख्या का 98% है, जबकि ये 2% पर बर्जुआ वर्ग जो है ये है। पर फिर भी ये 2% जो है ये समाज के इस 98% को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये जो 98% सर्वहारा वर्ग है, जितना भी मेहनत का काम है सब ये लोग करते हैं, परंतु इससे होने वाला लाभ कौन कमाता है? ये बर्जुआ वर्ग कमाता है। तो इनका कहना था मार्क्स का, किसानों और मजदूरों जाग जाओ, आने वाली सदी तुम्हारी है। और इनका कहना था आने वाली सदी में ये सर्वहारा वर्ग जो है बर्जुआ वर्ग को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेगा। अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में इन्होंने और तथ्यात्मक और वैज्ञानिक तरीके से अपने इन विचारों को समझाया है।
उनकी जीवनी लिखने वाले ब्रिटेन के फ्रांसिस वीन कहते हैं, मार्क्स ने उन सर्वग्राही पूंजीवाद के खिलाफ दार्शनिक तरीके रखे जिसने पूरी मानव सभ्यता को गुलाम बना लिया था। ये पूंजीवाद के लिए कह रहे थे। 20वीं शताब्दी में मजदूरों ने रूस, चीन, क्यूबा और अन्य देशों में शासन करने वाले राजतंत्रों को उखाड़ फेंका, निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लिया और वहां पर साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। हालांकि देखिए, मार्क्स का साम्यवाद हर देश की साम्यवादी सरकारों ने अपने अपने हिसाब से बदला है। जैसे रूस में सबसे पहले कार्ल मार्क्स के साम्यवाद का जब एप्लीकेशन हुआ तो तत्कालीन जो उनके शासक थे लेनिन ने अपने हिसाब से इसको बदला। चीन के माओ ने अपने हिसाब से इसको बदला, उन्होंने माओवाद का एक नाम का नया ही साम्यवाद गढ़ दिया। लेनिन ने लेनिनवाद का नया ही साम्यवाद गढ़ दिया। तो ये अपने अपने हिसाब से चेंज होता गया, पर हम बात कर रहे हैं मार्क्स के साम्यवाद की। तो ब्रिटेन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जर्मन इतिहासकार अल्ब्रेक्ट रिसल कहते हैं कि ये भूमंडलीकरण के पहले आलोचक थे। ये जो लगातार जियो ग्लोबलाइजेशन होता है, इसके ये आलोचक थे और उन्होंने दुनिया में बढ़ती गैर बराबरी के प्रति चेतावनी दी थी। ये जो आय की असमानता, जिसके कारण आज भी विश्व के कई सारे देश स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे भारत करोड़पति की संख्या में भी हम सबसे आगे हैं और गरीबों की संख्या में भी हम सबसे आगे हैं, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। ये भी किसने बताया था? मार्क्स ने बताया था। 2007-8 में एक वैश्विक मंदी आई, जिसने भी मार्क्स के विचारों को प्रासंगिक बना दिया। और दोस्तों, मार्क्स के विचार जब इन्होंने प्रतिपादित किए उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी बड़े प्रासंगिक हैं। हालांकि इनका बड़ा विवाद भी रहता है। जो देश पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो साम्यवाद के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, उनको पसंद भी नहीं करते। तो साम्यवाद और पूंजीवाद का ये संघर्ष चलता ही रहा है, आगे भी चलता रहेगा जब भी समाज में संसाधनों के बंटवारे की बात आएगी। हालांकि भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, हमारे पास पूंजीवाद भी है, हमारे पास समाजवाद भी है। हालांकि हम एक पार्टी की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, हम सारे उद्योग धंधों को एक पार्टी के प्रशासन को सौंपने की वकालत नहीं करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर साम्यवाद नहीं है। वर्तमान में चीन, रूस, क्यूबा आदि देश जो हैं वो साम्यवाद के बड़े उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये थे कार्ल मार्क्स और उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया साम्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में अगर आपकी कोई और जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। थैंक यू।